गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स में सकल कुल आय में से कटौतियां। जो इनकम टैक्स के अपने 5 हेड है, 5 शीर्षक है, उन पांचों शीर्षक की आय को जोड़ दिया जाता है और उन आयों को जोड़ने के बाद में क्या है कि उनमें से कुछ कटौतियां मिलती है, उनको डिडक्शंस मिलती है। वो डिडक्शंस कौन कौन सी है वो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो सारी डिडक्शन मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, सारे ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले तो लेते हैं धारा 80C, सेक्शन 80C में जो डिडक्शन मिलती है, कटौती मिलती है, उसकी बात करते हैं। सेक्शन 80C एक्चुअल में सेविंग्स के पर्पज से बनी हुई है कि भाई आप लोग जितना पैसा कमाते हो उस पैसों में से पैसा सेव करो, सेविंग करो। सेविंग करोगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्ट करने की बहुत सी जगह दे रखी है, उसकी डिटेल अभी आपको बताऊंगा मैं। तो 80C सेक्शन में आपको जहां आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, कुछ निर्धारित जगह है, कुछ निर्धारित स्थान है, वहां पे पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। तो ऐसी जगह कौन कौन सी है उसके बारे में देखो, मैं बताता हूं आपको कि कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले जीवन बीमा प्रीमियम, मतलब यदि आपने खुद के लिए, पत्नी के लिए या बच्चों के लिए कोई पॉलिसी ले रखी है, LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसका जो प्रीमियम चुकाते हो उस प्रीमियम की छूट इस धारा में आपको मिल जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि उसमें अलग से कुछ ऑप्शंस है कि जैसे प्रीमियम की जो राशि होनी चाहिए, वो जितने रुपए की पॉलिसी ली है उसके 10% से अधिक राशि नहीं होनी चाहिए। 1/1/12 के बाद, 1/1/12 से पूर्व 20% थी ये लिमिट, ठीक है ना, और 1/1/12 के बाद में 10% लिमिट है कि जितने रुपए की पॉलिसी है आपकी उसके 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं है तो फिर आप ऐसी पॉलिसियों का जीवन बीमा प्रीमियम की छूट इस धारा के अंतर्गत ले सकते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम के अलावा SI स्टेट इंश्योरेंस फंड में आप यदि कोई पैसा जमा करा रहे हो तो उसकी छूट भी इसके अंदर काउंट हो जाती है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो अपना होता है, वैधानिक भविष्य निधि, कोई भी भविष्य निधि हो, उसमें यदि करदाता का स्वयं का अंशदान जितना है तो स्वयं के अंशदान के लिए उसको छूट मिल जाती है। इसी तरह से न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में भी यदि अंशधारी कोई पैसा जमा कराता है तो उसकी छूट भी उसको इसमें मिल जाती है। इसके अलावा 2 बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस, स्कूल अपने से जो फीस लेती है बच्चों के लिए, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस हम छूट में ले सकते हैं, जितने रुपए भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप देखो और हम पॉइंट की बात करें तो मेन पॉइंट बता रहा हूं, बाकी ज्यादातर पॉइंट तो काम आते ही नहीं है अपने जनरली। एक नेशनल सेविंग स्कीम होती है, NSC। उस NSC में यदि आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी इसके अंदर काम आ जाएगा। इसके अलावा मकान बनवाने के लिए आपने यदि कोई ऋण लिया है तो इस ऋण का जितना मूलधन चुकाया है आपने, जितना मूलधन, ब्याज तो अलग है, ब्याज की छूट तो आपको मालूम है हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल जाती है अपने को। मकान का ऋण चुकाने के लिए यदि मूलधन की राशि कोई चुकाई गई है तो उसकी छूट भी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी पॉइंट वैसे है तो खूब सारे, लेकिन मेन पॉइंट यही है जो अपने काम आते हैं। जनरली क्वेश्चंस में ये पॉइंट दिए हुए होंगे, ठीक है ना। PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें कोई पैसा जमा कराया है तो उसकी छूट मिल जाती है। तो ये सब चीजों की छूट आपको धारा 80C में मिल सकती है, लेकिन सब चीजें मिला के 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
यदि 1.5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको 1.5 लाख तक की ही छूट मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है। धारा 80C के बाद में धारा 80CC है। 80CC जो है वो पेंशन फंड के लिए है। पेंशन कोष में यदि कोई अंशदान दे रहे हैं हम तो उसके लिए भी 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। तो ये 1.5 लाख ये 1.5 लाख ये ऐसे नहीं है। लास्ट में एक और पॉइंट बताऊंगा कि सारी मिला के 1.5 लाख होगी। ये जितने पॉइंट अभी बता रहा हूं इन सब में थोड़ा थोड़ा है मान लो, तो सब मिला के 1.5 लाख तक मिल सकती है हाईएस्ट। इसके बाद है 80CCD1। 80CCD1 ये आपके कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम जो है अपनी न्यू पेंशन स्कीम उसके लिए बनी हुई है। इसके अंदर भी हाईएस्ट 1.5 लाख रुपए तक की है। हालांकि कर्मचारियों की एक बात बाद में बताऊंगा एनपीएस की। पहली बात तो ये हुई कि ये जो 80C एक नई धारा बना थी 80CCE। 80CCE में कह दिया कि भी 80CC 80CCC 80CCD1 इन सब की छूट मिला के किसी भी कंडीशन में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन इस धारा के अलावा एक धारा और जोड़ दी गई है 80CCD1B। एक नई धारा जोड़ी है कर्मचारियों के लिए 80CCD1B। उसमें यह कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी नेशनल न्यू पेंशन स्कीम में पैसा जमा करा रहा है एनपीएस में, ठीक है ना, तो उसको 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। यदि उसकी 1.5 लाख की लिमिट पूरी हो जाती है उसके बाद भी यदि उसको और छूट लेनी हो तो यदि उसने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में पैसा जमा कराया है तो 50,000 की अतिरिक्त छूट 80CCD1B में मिल जाती है। हाँ, एक चीज और बताऊं आपको, जैसे न्यू पेंशन स्कीम होता है इसमें कर्मचारी का अंशदान भी होता है, मालिक का अंशदान भी होता है। तो मालिक का अंशदान तो टैक्स फ्री होता है। मालिक का अंशदान क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। और कर्मचारी के अंशदान के लिए ये सब छूटों की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी छूट जो है वो 80C सेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें 80C 80CC 80CCD1 80CCE ये सब आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसके अलावा अगली कटौती की बात करें तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80D। 80D होती है चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपना चिकित्सा बीमा करवाता है तो चिकित्सा बीमा के प्रीमियम की छूट उसको मिल जाती है। जैसे लेकिन चिकित्सा बीमा होता किसके लिए है? केवल खुद के लिए या पत्नी के लिए या बच्चों के लिए। बस उस चिकित्सा बीमा में स्वयं पति पत्नी या बच्चे उतनों को ही जोड़ा जा सकता है, माता पिता को नहीं जोड़ सकते, भाई बहन को नहीं जोड़ सकते। तो 80D सेक्शन में चिकित्सा बीमा प्रीमियम की छूट मिलती है। कितनी मिलती है? 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है। कितने रुपए की? 25,000 रुपए तक की। और वरिष्ठ नागरिक यदि कोई है तो वरिष्ठ नागरिक को इस संबंध में 50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। यदि वरिष्ठ नागरिक नहीं है तब तो 25,000 तक की छूट मिलेगी, और यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसको इस संबंध में 50,000 रुपए तक की छूट जो है वो मिल सकती है। ये सेक्शन है अपना 80D। ठीक है ना। उसके बाद में लेते हैं 80DD। अगला सेक्शन है 80DD। 80DD में क्या है? यदि कोई हमारा फैमिली मेंबर हमारे ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट। अब आश्रित क्यों होगा वो? क्योंकि वो असमर्थ है, काम नहीं कर सकता। मान लो विकलांग है ना, दिव्यांग है, काम करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो असमर्थ है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका सारा खर्चा उसका हमें ही वहन करना पड़ता है। तो ऐसे इसके लिए क्या है कि
उसके जीवन निर्वाह के लिए जितने आप खर्च कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको जितना खर्चा किया है, जितना खर्चा किया है या 75,000 रुपए, दोनों में से जो कम हो उसकी कटौती आपको मिल जाएगी। यदि कोई फैमिली मेंबर हमारा, चाहे भाई है चाहे बहन है, इसमें कोई भी हो सकता है, हमारे ऊपर आश्रित है तो हमें उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, उसकी चिकित्सा की खर्चा भी करनी पड़ेगी। तो जो भी हम उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो जितना खर्चा किया है या 75,000 रुपए, दोनों में से जो कम हो उसकी छूट जो है वो हमें सेक्शन 80DD, धारा 80DD में मिल जाती है उसकी छूट। ठीक है। DD के बाद में है 80DDB, धारा 80DDB। ये केवल धारा जो है, ये जो छूट है, ये गंभीर रोगों के लिए मिलती है। गंभीर रोग में जैसे कैंसर है, एड्स है, ठीक है ना, उसके लिए ये छूट मिल सकती है। गंभीर रोगों के लिए यदि कोई व्यक्ति करदाता जो है, ठीक है ना, या उसका आश्रित जो है वो इसी रोग से पीड़ित है, तो उसको इसके संबंध में 40,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। कितने रुपए की? 40,000 रुपए तक की कटौती उसको मिल जाएगी। और वरिष्ठ नागरिक होगा तो 1 लाख रुपए तक की। लेकिन मैं तक की कह रहा हूं, तक की मतलब मान लो आपके खर्चा 40,000 से कम हुआ है तो फिर कम की छूट मिलेगी। 40,000 या उससे ज्यादा खर्चा होगा तो 40,000 तक की छूट मिलेगी। और मान लो खर्चा 25,000 का ही हुआ है तो छूट 25,000 की मिलेगी, फिर 40 की कैसे मिलेगी? और वरिष्ठ नागरिक के लिए हो रहा है तो 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं धारा 80E। धारा 80E, 80E जो है वो एजुकेशन से संबंधित है। यदि मान लो करदाता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा भी नहीं, कौन सी, उच्च शिक्षा के लिए कोई ऋण लेता है, कोई लोन लेता है, तो उस लोन के ब्याज की कटौती उसको मिल जाएगी, ब्याज की छूट मिल जाएगी। जितना ब्याज का भुगतान करेगा उसकी पूरी राशि 8 कर निर्धारण वर्षों में छूट मिलती है उसको। मतलब जितना उसका टोटल खर्चा होगा उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में 1 किस्त की कटौती उसको मिल जाएगी। तो ये होता है कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए यदि हमने कोई ऋण ले रखा है तो उस ऋण के लिए आपको kटौती स्वीकृत की जाएगी। कितने ब्याज की कटौती, कितने समय तक? 8 कर निर्धारण वर्षों तक उसके ब्याज की कटौती आपको स्वीकृत की जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से बातें जो है वो कुछ बताई है मैंने, तो इनको ये सारी बहुत काम की है। हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ में काम आएगी आपकी कटौतियां, तो इन कटौतियों को ध्यान में रखना है। 80C, CC, CC, अभी और भी है कटौतियां, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। 80C, 80CC, 80CCD1, इन सब की कटौतियां मिला के पहली बात तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन 80CCD1B में NPS के लिए 50,000 की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत की गई है। 80D में चिकित्सा प्रीमियम की है, 25,000 रुपए तक की छूट है, और वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000 रुपए तक की। 80DD में यदि कोई विकलांग आश्रित है हमारे ऊपर, उसकी चिकित्सा वगैरह खर्चे के लिए खर्चा या 75,000 रुपए दोनों में से जो कम हो। 80DDB में गंभीर रोग जैसे कैंसर, एड्स वगैरह, उनके लिए 40,000 तक की छूट मिलती है या खर्चा जो कम हो, और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक की। और 80E में उच्च शिक्षा के लिए यदि कोई ऋण लिया है तो उसके ब्याज की छूट अपने को
8 कर निर्धारण वर्षों तक मिल सकती है। ठीक है, धन्यवाद।